नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और जैसा हमने आपसे वादा वादा किया था कि संडे के दिन कुछ खास बात हम आपसे करेंगे। और आज हम खास मेहमान को भी लेकर आए हैं। और हमारे पीटीआई यूएनआई के दौर के पुराने साथी बड़े खुश हो जाएंगे देखकर। वो बड़े शख्स आज हमारे साथ हैं, बड़े पत्रकार हैं, दिग्गज जर्नलिस्ट, यूएनआई पीटीआई का लंबा अनुभव, इंडिया न्यूज जैसे न्यूज चैनल को इन्होंने लॉन्च किया। और दिल्ली से आज चले गए हैं प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में, और वही इनकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि भी है। नाम जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना जरूरी है, श्री विभूति नारायण चतुर्वेदी जी। और बात आज हम इनसे करने वाले हैं, खास तौर पर हमने इनको बुलाया है, आमंत्रित किया है रिक्वेस्ट करके। कल से अभी तक परस्यू करना पड़ा है कि आप आइए। और क्योंकि एक मुद्दा जिस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी, इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट पीके सिंह साहब को हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया था, क्योंकि इतिहास के 25 साल पुराने का पन्ना खोला गया है। एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आई है, IC-814 कंधार हाईजैक, जो भारत का एक विमान था। 25 या 24 दिसंबर को 1999 में उसने नेपाल से उड़ान भरी और उसे आना था दिल्ली। कुल 1.5-2 घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन जैसे ही उसने उड़ान भरी नेपाल से और इंडियन एयर स्पेस में आया, वहां से जो 5 लोग यात्री बनकर बैठे हुए थे उस विमान के अंदर, उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया। और हाईजैक करके वो उस विमान को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो उसके बाद फ्यूल कम था, तो तेल लेने के लिए उसे अमृतसर में लैंडिंग करनी पड़ी। और उसी बीच में भारतीय जो अथॉरिटीज थी उनको एक्शन लेना था, उस प्लेन को मुक्त कराना था। उसके अंदर 170 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर्स थे, लेकिन असमंजस की स्थिति हो गई। भारतीय अथॉरिटीज जब तक कोई फैसला लेती, आतंकवादियों ने प्रेशर बनाया पायलट के ऊपर और वो उसे पाकिस्तान लेकर गए। लाहौर में जहां लैंड करना था उस प्लेन को, वहां जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज थी उन्होंने पूरे रनवे की लाइटें बंद कर दी। बड़ी मुश्किल से फिर परस्यू किया पायलट ने, सिर्फ 5 मिनट का उसमें तेल बाकी था। बड़ी मुश्किल से उसकी लैंडिंग हुई लाहौर में। और पाकिस्तान ने फिर लाहौर में भी उस प्लेन को नहीं रुकने दिया। जो हाईजैक करने वाले 5 टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, वो सब पाकिस्तान से ही संबंध रखते थे। इसके बाद वो प्लेन उड़ा, दुबई पहुंचा। यूएई ने दुबई में अलाउ किया उनको एक मिलिट्री बेस पे उतरने के लिए। और उसके बाद वहां से वो कंधार पहुंचा और 5-6 दिन, लगभग 7-8 दिन वो संकट चला। 24 से लेकर 31 तारीख को वो प्लेन मुक्त हुआ। और उसके एवज में भारत को 3 आतंकवादियों, जिसमें मसूद अजहर थे, जरगर थे और शेख मुश्ताक थे, इन 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा भारत को। और बड़ी कीमत लोग मानते हैं, लेकिन जो डिमांड थी वो इससे कहीं ज्यादा थी। 36 आतंकवादियों की उन्होंने डिमांड की थी। 200 बिलियन डॉलर्स, अमेरिकी डॉलर्स की मांग की थी। और एक मृत अलगाववादी के शव को भी वो चाहते थे। और उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर ऐसा नहीं होगा तो जितने भी यात्री प्लेन के अंदर हैं उन सबको मार दिया जाएगा। हमने एक बार इस पर चर्चा की थी पीके सिंह साहब के साथ, जो इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। और तब हमने चर्चा की थी अजीत डोभाल के रोल के बारे में। हमने चर्चा की थी किस तरह उस समय पाकिस्तान की भूमिका थी, अमेरिका क्या कर रहा था, क्योंकि भारत के संबंध उस समय किसी से अच्छे नहीं थे। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था या तालिबान का कब्जा था। तालिबान को भारत मान्यता नहीं देता था, तो अफगानिस्तान से रिश्ते नहीं थे। करगिल होके चुका था और कुछ दिन पहले परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट पाकिस्तान में किया था, तो पाकिस्तान से संबंध बहुत ज्यादा खराब थे। पोखरण किया था भारत ने 1998 में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण। उसके बाद अमेरिका भारत के साथ नहीं था। यूरोपीय देश तो वैसे भी अमेरिका के पिछलग्गू होते हैं, तो वो भी भारत को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उस समय भारत बिल्कुल अलग थलग था। कैबिनेट के अंदर क्या स्थिति थी? कैबिनेट के अंदर स्थिति ये थी, जो बात निकल के भी आती है, बार बार बात बाहर आती है, कि लाल कृष्ण आडवाणी जो उस समय गृह मंत्री थे, वो आतंकवादियों से किसी तरह की बातचीत करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कवि हृदय हैं, बड़ा प्रेशर था। जो लोग प्लेन के अंदर थे उन यात्रियों के परिवारों का, कई विदेशी भी उस प्लेन में सवार थे। तो एक प्रेशर के सिचुएशन में जब कोई साथ नहीं दे रहा था, तो उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह, जिन्हें इस घटना के बाद वाजपेयी जी का हनुमान कहा जाने लगा, उन्होंने तमाम देशों से बात की।
उन्होंने पाकिस्तान से बात की और उनकी बात करने की कोशिश का ये असर रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर में उस प्लेन को लैंड करने की परमिशन दी। उसके बाद उन्होंने यूएई से बात की। यूएई से बात करने का असर यह रहा कि दुबई में वो प्लेन लैंड हो सका, क्योंकि लाहौर से फ्लाई करने के बाद 7 घंटे का फ्यूल नहीं था जिससे कि वो अफगानिस्तान तक जा सके, और अफगानिस्तान में रात में प्लेन लैंड नहीं कर सकता था। इसके बाद जसवंत सिंह साहब ने बात की तालिबान से, अमेरिका से, संकट को सुलझाने में कोशिश की, और जिन आतंकवादियों को रिलीज किया गया उन्हें अपने प्लेन में ही वो लेकर कंधार गए। लेकिन इतिहास उनके लिए बड़ा काइंड नहीं रहा। जब भी इस घटना का जिक्र आता है, जसवंत सिंह साहब की बड़ी आलोचना होती है। विपक्ष तो करता ही है, कई बार भारतीय जनता पार्टी, जिससे उनके रिश्ते आखिर के दौर में बनते बिगड़ते रहे, उनकी बड़ी आलोचना पार्टी के अंदर भी की जाती है। आज हमने विभूति सर को बुलाया इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस पूरे दौर को देखा है, करीब से देखा है, पत्रकार के तौर पर देखा है, रिपोर्टिंग की है, और उस दौर की भी रिपोर्टिंग की है जब जसवंत सिंह साहब ने इस पूरे वाकये का जिक्र किया किताब के अंदर। एक कॉल टू ऑनर उस किताब का नाम था, उसका विमोचन किया। तो उस समय खुद मौजूद थे विभूति सर वहां पर, और उन्होंने जसवंत सिंह जी का पूरा करियर देखा है। लगभग जब वो मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, वो कार्यकाल भी देखा जब ये हाईजैक हुआ था प्लेन, संकट को उन्होंने सुलझाया, और उसके बाद जब वो बीजेपी से बाहर हो गए, वो एक दौर भी उन्होंने देखा। और इस किताब में जो उन्होंने पूरा जिक्र किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दुनिया के पास वो जानकारी है। तो सर मैं आपसे यही जानना और समझना चाहूंगा, क्योंकि इस वेब सीरीज में जिन लोगों ने देखा है वो तो समझ ही गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको भी ये कहानी पता है, ज्यादातर लोगों को इस कहानी की जानकारी है। और इसमें बार बार एक डायलॉग आया है कि इतिहास हमें कैसे देखेगा। और जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, पंकज कपूर ने शायद विदेश मंत्री का कैरेक्टर प्ले किया है इस वेब सीरीज के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई इतिहास से ज्यादा हमें अपने लोगों की चिंता है। तो क्या था, कितनी हिस्ट्री उनके ऊपर काइंड है जसवंत सिंह जी? पहले तो आप बताइए कि उनका रोल क्या था उस समय, और फिर हम इतिहास उनको किस तरह देखता है इस बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी वत्सल आपने जो बैकग्राउंडर दिया है, उस बैकग्राउंडर में आपने खुद स्पष्ट कर दिया है कि वो टाइम बहुत क्रूशियल टाइम था कंट्री एज ए होल। हम पोखरण कर चुके थे, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, तालिबान जो है पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था, और पाकिस्तान में मुशर्रफ जो है टेक ओवर कर चुके थे। टेररिस्ट एक्टिविटीज अपने पीक पे थी, और किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था कि नेपाल की जमीन से उड़ने वाला भारत का प्लेन इस तरीके से हाईजैक हो जाएगा। लेकिन वो हुआ, और उसके बाद बाकी जो कुछ हुआ वो इतिहास है। और अभी जो सीरीज आई है, और उस सीरीज में आप अगर देख रहे होंगे तो उसमें और कोई पॉलिटिशियन दिखाई नहीं दे रहा है। जसवंत सिंह को ही उसमें जो है पोर्ट्रे किया गया है, और वो ये लगता है कि वही लीड कर रहे हैं, पूरे ऑपरेशन को वही लीड कर रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत सारा और लोग थे, और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी, उसको हैंडल करना उस समय अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। थोड़ा इंटरप्शन आ गया है, लगता है कि कुछ कॉल कर रहा है विभूति भैया को इसी फोन पर। जी जी सॉरी जी सॉरी सॉरी, कुछ जो है टेक्निकल इशू हुआ अभी। जी जी, मुझे लगा कि और शायद किसी का फोन आ तो गया आपके पास। हाँ, नहीं, वो असल में कुछ ये होता है ना कि कुछ लोग आपको बीच बीच में भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो जी 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 वैसे ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो है हमारे देश के सामने भी रहते हैं, जो हमारे देश को समय समय पर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। जी तो अ, तो उस समय की जो स्थिति थी, खासतौर से जब प्लेन हाईजैक हो गया और जब उसको हम लोग अपने देश में रोक नहीं पाए, और तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि भाई बात किससे की जाए, कैसे की जाए, क्या किया जाए। ये कहना तो बहुत आसान होता है कि प्लेन को इंडिया में ही रोक लिया गया होता और उसको स्टॉर्म कर दिया गया होता, एनएसजी लगा दी गई होती, प्लेन बाहर ही नहीं गया होता। तो इतना आसान होता नहीं है। अच्छा, वाजपेयी जी
उस समय अपने दूसरे कार्यकाल में थे। एक 13 दिन का कार्यकाल उनका पिछला था, दूसरा था, और उसके बाद अगला कार्यकाल आया, तब वो एक अलग इतिहास है। तो वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस उनके आसपास होम मिनिस्टर आपने बताया कि आडवाणी जी थे, और आडवाणी जी की इमेज क्या है, तब भी क्या थी, आज भी क्या है, ये सारे लोग जानते हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिसमें केवल आपके सख्त होने से चीजें नहीं होती हैं, आपको कौशल से उसको डील करना पड़ता है। जसवंत सिंह जी वाजपेयी जी के बड़े ट्रस्टेड आदमी थे, और बाद में आपने जैसा कहा कि उनको हनुमान की पदवी भी दी गई और लोग हनुमान के तौर पे उनको, तो उस समय जो सिचुएशन थी और उससे जिस तरीके से निकलना था, एक अंधेरे में तीर चला के निकलना था, और ये बहुत बड़ी बात है उस समय के नेताओं की या जसवंत सिंह जी की, कि उन्होंने ओनस अपने ऊपर लिया। उन्होंने, अगर आप सीरीज को देखेंगे जिसको उसमें डिपिक्ट किया गया, या उस समय के हालात को देखेंगे, उस समय के अखबारों को देखेंगे, तो उस समय सरकार पब्लिक में क्या आकर के बोले, क्योंकि वो जो ड्रामा था या वो जो क्राइसिस थी, वो क्राइसिस 24 दिसंबर से शुरू हुई और जाकर के 31 दिसंबर को समाप्त होती है। इतना लंबा ड्रामा चला वो, और एक एक एलियन जगह पर प्लेन रुका हुआ था, वहां न कोई आपका सपोर्ट था, न कोई आपका समर्थन था, कुछ नहीं था। आप किससे बात करें, ये भी भारत सरकार को स्पष्ट नहीं था कि हम किससे बात करें, क्योंकि वहां वहां जो लोग शासन कर रहे थे उनको भारत मान्यता ही नहीं देता था। तो आप अगर जैसे सामान्य व्यवहार में अगर आप देखें कि अगर आप किसी व्यक्ति को मानते नहीं, तो वो आपको क्यों मानेगा या आपकी बात को क्यों सुनेगा। तो आप उस स्थिति की नजाकत की कल्पना आज की स्थिति में कर सकते हैं कि एक देश, भारत जैसा देश, उसके 170 यात्री, उसका प्लेन, उसके 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 संप्रभुता को चुनौती देते हुए 5 आतंकवादी उस प्लेन को उठा करके ले जाते हैं और किसी जगह पर उसको रोकते हैं और लगातार नेगोशिएट करते हैं, मतलब एक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं पूरे देश को। ऐसे में जसवंत सिंह ने उस समय जो भूमिका निभाई, देखिए बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि समय के सापेक्ष होती हैं। आज हम जब बात करते हैं, चाहे आजादी के पहले की बात करें, आजादी की बीच की बात करें, 90 की दशक की बात करें, 80 की दशक की बात करें, या जब की भी पॉलिटिकल सिनेरियो या देश की परिस्थितियों की बात करें, तो हर परिस्थिति अलग अलग होती है और वो समय के साथ चीजें बदलती हैं। अब आज की परिस्थिति में भारत पाकिस्तान में घुस के मारता है, लेकिन उस समय वो परिस्थिति थी क्या? नहीं थी शायद। और जो भी व्यक्ति सत्ता शासन में होता है, वो उस समय की परिस्थिति को देखते हुए अपने फैसले लेता है। जी। उस समय की सरकार को ये लगा, और मुझे लगता है उचित ही था। जसवंत सिंह का जिस डायलॉग की आप जिक्र कर रहे हैं कि इतिहास जो कहेगा कहेगा, देखा जाएगा। किसी को तो ओनस लेना पड़ेगा, किसी को तो भाई उसको कंधे पर अपना भार लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे 170 लोग थे उसमें। ये मीमांसा हो सकती है, ये कहा जा सकता है, इस पर तर्क वितर्क किया जा सकता है कि 3 दुर्दांत आतंकवादी छोड़े गए और उनको पकड़ने में हमने कितना खून बहाया, हमने कितना परिश्रम किया, और किस तरीके से उनको पकड़ा और उनको छोड़े जाने से उन्होंने क्या नुकसान किया होगा, क्या कर सकते थे। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस समय थी कि हमारे 170 लोग हमें, देखिए पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन सिर्फ आर्मी या पुलिस की तरह नहीं सोचता है, उसको जनता के बीच में जाना होता है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है या जो फोर्सेस होते हैं, उनको जनता को आंसर नहीं देना होता है। जनता को उत्तर देने वही नेता जाता है, वही मंत्री जाता है जिसको जनता चुन करके वहां भेजी होती है। उसको वोट लेना होता है, उसको अपनी अपनी सीधी जवाबदेही जनता को देनी होती है। तो मेरे हिसाब से उस समय की सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी और जिस तरीके से उसने फैसला लिया कि हमारे लोगों की जान ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें देख ली जाएंगी,
तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वाजपेयी जी ने जिस तरीके से जसवंत जी को जिम्मेदारी सौंपी और जिस तरीके से जसवंत सिंह ने पूरी, देखिए जसवंत सिंह जी के पास एक ऑप्शन था, ऑप्शन ये था कि वो पर्दे के पीछे रह सकते थे, वो खुल करके सामने नहीं आते। अगर आप सीरीज को भी देखें या इवेंट्स को भी देखें, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का एक बाइट चलाई गई है पूरी सीरीज में, ठीक है। तो जी जसवंत सिंह भी चूंकि सेंट्रल मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट थे, वाजपेयी जी के करीबी थे, सरकार में क्रूशियल थे, विदेश मंत्रालय जैसा अहम महकमा संभाल रहे थे, तो वो भी पीछे रह सकते थे, सामने नहीं आते, उनका कुछ भी सामने नहीं आता। सारा कुछ जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स थे या जो उस समय के एनएसए थे या जो भी लोग थे, उनके ऊपर जा सकता था, लेकिन जी उन्होंने अपने कंधे पर वो अपयश अगर भविष्य में आने वाला था तो उसकी भी जिम्मेदारी ली कि भाई ठीक है, भविष्य में अगर इतिहास हमें याद करेगा तो किस रूप में याद करेगा, ये देखा जाएगा। लेकिन अभी तो हमें, अच्छा उसी में अगर अगर केवल डिसीजन होने तक जसवंत सिंह जिस तरीके से काम कर रहे थे करते, और आतंकवादियों को रिहा होने के बाद उनको लेकर नहीं गए होते, कंधार नहीं गए होते, वो भी तो कर सकते थे। जैसे एक टीम वहां गई बातचीत करने के लिए, तो ये भी एक टीम लगा दिए होते, विदेश मंत्रालय में बहुत बड़े बड़े अफसर होते हैं, किसी को कह दिए होते। लेकिन चूंकि उनका बैकग्राउंड खुद का अपना डिफेंस का रहा है, 10 साल की सर्विस उन्होंने डिफेंस में की, उसके बाद उनका व्यक्तित्व उस तरह का रहा कि नहीं, जनता के प्रति हमें जवाबदेह होना चाहिए, हमें हम जो कर रहे हैं वो जनता को पता भी चलना चाहिए। तो जसवंत सिंह जी खुद कंधार जाते हैं, आतंकवादियों को लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ये समझ में नहीं आया होगा या उनको नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा। भाई आज भी कहा जाता है ना कि कंधार अपहरण के में जो है आतंकवादियों को छोड़ने वाली सरकार। जी, ये तो ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है भैया। और ये भी उस समय के जो अधिकारी हैं जो उस समय काम कर रहे थे सरकार के साथ मिलके, उनके भी जो संस्मरण है, जो बातचीतें चल रही थी वो सामने आई। और ये बताया गया जब सीसीएस की मीटिंग यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और बाहर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर जिन यात्रियों के रिश्तेदार थे वो बहुत बड़ी संख्या में जमा थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने मंत्रियों से कहा कि भाई जाकर आप उनसे मिल लीजिए। बल्कि ये भी बताया जाता है कि अटल जी ने अपने घर के दरवाजे खोल देने की बात कही थी, तब कोई भी मंत्री जाकर मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब जसवंत सिंह साहब आगे आए। जैसा आपने बताया था डिफेंस का बैकग्राउंड था, मेजर रहे थे वो, वहां आए तो वहां पर लोगों ने उनको पकड़ लिया। कुछ लोगों ने तो ये भी बताते हैं कि उनके साथ कुछ मिसहैंडलिंग भी हुई। और वहां उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वादा करता हूं, रुपीन कत्याल की उस समय मौत हो चुकी थी, दुबई में उनकी बॉडी गिर फेंक चुके थे आतंकवादी। वहां उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं और किसी यात्री की जान नहीं जाने दूंगा। और बल्कि उस समय तो कई लोगों ने आवेश में यह भी कहा था कि वो जो मांगते हैं उन्हें दे दो, जितने भी आतंकवादी मांगते हैं उनको दे दो। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने टफ बार्गेन भी किया, पैसा कोई नहीं दिया गया। इसके अलावा सिर्फ 36 की जगह 3 आतंकवादी छोड़े गए। और उनके लिए पर्सनल, जैसा लोग अकाउंट याद करते हैं कि 24 तारीख को ही उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था, वो दादा बने थे। और 25 तारीख, आज सारे लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर प्रधानमंत्री जो उस समय के थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बर्थडे होता है। तो वो ऐसा क्राइसिस था, जसवंत जी के घर में नया मेहमान आया था, अटल जी का बर्थडे था, वो सारे सेलिब्रेशन पीछे छूट गए। नई सेंचुरी आने वाली थी, साल 2000 का आगाज होने वाला था, दुनिया भर में एक मिलेनियम ईयर की धूम थी। और वो संकट का ऐसा वक्त था जब कोई नहीं था अटल जी के पीछे, तो चट्टान बनकर ये खड़े हुए। आप उनकी बुक लॉन्च में भी थे वहां, उन्होंने क्योंकि 10 साल उस समय हो चुके थे उस वाक्य को, क्या कुछ रिकॉल किया, किस तरह की बातें वहां निकल कर आई? देखिए जसवंत सिंह जी का जो व्यक्तित्व था ना, और आपने कभी भी उनको बहुत अतिरिक्त बोलते हुए नहीं सुना होगा। बहुत नपातुला, बहुत संक्षेप में बोलते थे। और हम जैसों को तो
क्योंकि जिस तरह से वो अंग्रेजी बोलते थे और जिस तरह से उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन था, तो बड़ा अटेंटिव होकर के सुनना पड़ता था कि वो कह क्या रहे हैं। उनकी स्टाइल को अगर अभी भी आप आपके व्यूअर्स भी या कोई भी अगर उनका पुराना कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके ढूंढेगा तो उनके वे ऑफ डायलॉग डिलीवरी को समझ पाएगा। देखिए, कोई भी राजनेता चाहे वो सही करता है चाहे गलत करता है, उसको जस्टिफाई ही करता है। ये बहुत कम लोगों में होता है कि अगर उनसे कोई गलत हो गया, कोई गलती हो गई हो, तो उसको पब्लिकली स्वीकार करना। अभी आपने जैसे कई चीजें कही कि उस समय कोई सामने नहीं आना चाह रहा था, कोई पब्लिक को फेस नहीं करना चाह रहा था। तो असल आप जैसा जानते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के काम करने का तरीका, कि अगर उनको लगता है कि भाई ये वीआईपी पब्लिक में जाएगा तो इसको हार्म हो सकता है, तो वो पहली सलाह यही देते हैं कि आप घर में बैठ जाइए, आप नहीं निकल सकते, उसको पूरा गार्ड कर देंगे। लेकिन उस क्रूशियल टाइम में प्रेस को फेस करना, पब्लिक को फेस करना, वाजपेयी जी के मैसेजेस को मतलब कितना छुपाना है, कितना बताना है, इसका पूरा संतुलन बरकरार रखते हुए सामने आना और अपना एक ब्रेव फेस प्रेजेंट करना। वो केवल अपना ब्रेव फेस नहीं प्रेजेंट कर रहे थे, उस समय जसवंत सिंह जी भारत की मीडिया या भारत में जो भी एक्टिविटी कर रहे थे उस पर इंटरनेशनल अटेंशन भी था कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनका अगला कदम क्या होने वाला है। भाई देखिए, आज भी सारे लोग जो है एक बात जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हमें इजराइल जैसा कर देना चाहिए, हमें जो है आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन हम भारत है साहब, हम हिंदुस्तान है, हम इंडिया है, हमारी सोच अलग है, हमारे रहने सहने का तरीका अलग है, हमारा टॉलरेंस अलग है, हमारा रिएक्शन करने का तरीका अलग है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। तो और जैसा कि मैंने पहले कहा कि चीजें समय के सापेक्ष होती है। टाइम अभी क्या है, अभी अभी हमें क्या फैसला लेना है, वो समय पर डिपेंड करता है। मैंने आपको कहा अभी आपके इस शो में और फिर दोहराता हूँ कि भाई भारत ने उस समय आतंकवादी छोड़े, आज वो भारत जो है सर्जिकल स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो जी जसवंत सिंह जी देखिए, जब बुक की बात करते हैं तो देखिए जसवंत सिंह जी की दो किताबें तो मुझे याद है जो जिनकी कंट्रोवर्सी हुई और शायद उसी में से एक कंट्रोवर्सी ने उनका पॉलिटिकल करियर ही समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल, जिन्ना वाली फुल जो फुल किताब की बात कर रहे हैं आप। जिन्ना जिन्ना वाली जो किताब आई उसमें, उसके बाद से ही वो धीरे धीरे वो चीजें समाप्त हो गई और अंत में जिसको कहते हैं कि एक सक्सेसफुल नेता जो अपने में था वो लास्ट में फेल हो गया। भाई जसवंत सिंह के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप उठा के देखें तो आर्मी से निकलने के बाद 5 बार वो राज्यसभा के सदस्य रहे, 4 बार वो जी लोकसभा के सदस्य रहे, मतलब 9 टाइम वो सांसद रहे। और उनका उनका अंतिम जीवन काल जब वो गिरने से पहले, चोटिल होने से पहले या कोमा में जाने से पहले वो उछल पुथल वाला हो गया। 2009 में जो है किताब आती है, किताब आने के बाद पार्टी से बाहर निकाले जाते हैं और पार्टी से बाहर निकाले जाते हैं तो फिर बिना पार्टी के ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जी तो मतलब जिसका आप सोचो कि 1960 60 वोट के बाद वो सक्रिय होते हैं भारत की राजनीति में, जिस समय कांग्रेस का बोलबाला है, जनसंघ के जरिए वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, राजस्थान जैसे स्टेट से वो आते हैं। अच्छा आपको बताऊं कि जसवंत सिंह जी राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले पहले व्यक्ति हैं जो विदेश मंत्री बने। इसके जी पहले राजस्थान से कोई विदेश मंत्री नहीं बना, जी बिल्कुल, ये है बहुत ना, बड़ी बात है। जी कि कोई विदेश मंत्रालय जैसा महात्मा नहीं संभाला था। ये अलग बात है कि जसवंत सिंह जी ने और चीजें संभाली, डिफेंस संभाला, फाइनेंस संभाला, सारी चीजें संभाली। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए आप जो भी फैसले लेते हैं वो समय के हिसाब से होते हैं। उस समय की परिस्थितियां कैसी हैं, उस समय के हालात कैसे हैं और उस समय के लिए आपके लिए क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ है,
उस समय की सरकार ने यही सोचा कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ये है कि अपनी जनता का जान बचाना, और इसमें जसवंत सिंह जी ने जो उनको टास्क दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से उसको पूरा किया। ऐसा नहीं होगा कि जसवंत सिंह का अकेला फैसला रहेगा कि नहीं छोड़ना है, हमें जाना है। हाँ, इसमें उनका ये कौशल जरूर समझ में आया कि पाकिस्तान में मुशर्रफ जैसे आदमी प्लेन में 5 मिनट का जो है केवल फ्यूल बचा हुआ है, उसको कन्विंस करके रिफ्यूल करा देना। उसके बाद तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके में तालिबान को अपने पक्ष में मिला लेना, रैंसम अमाउंट को जो है खत्म करा लेना। सिर्फ 3 भाई, अगर हो सकता है कि उनकी डिमांड एक्चुअल गवर्नमेंट के बीच में और तालिबानी या आतंकवादियों के बीच में क्या-क्या बातें हुई, सारा कुछ तो पब्लिक डोमेन में हम नहीं कह सकते, दावा कर सकते हैं कि सब जी कुछ है। बिल्कुल। और कई इस तरह के दावे भी किए जाते हैं कि वो एक रेड बैग ले गए थे, और 2006 में कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री ने बकायदा इस पर तो एक सवाल उठा दिया था कि क्या उस रेड बैग में क्या था, क्या वो अमाउंट हुँ, था रैंसम का, क्या वो $200 मिलियन लेकर गए थे, इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। जबकि लोग ये भी बताते हैं कि उस समय कांग्रेस भी इस फैसले के समर्थन में थी। कांग्रेस ने कहा था कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। बाद में भले ही बयान बदल गए। अब मैं एक सवाल, क्योंकि भैया मैंने आपका बहुत समय ले लिया है, मैं एक आपसे ये जानना चाहूंगा कि जसवंत सिंह वो विलन की तरह पोर्ट्रे किए गए, या विलन नहीं मान लीजिए, उनका क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी इमेज अब बहुत डिफरेंट रही इस घटना के बाद भी। तो क्या जसवंत सिंह ने सारी चीजें अपने ऊपर ले ली और अटल जी को बेदाग, और जैसी उनकी इमेज है, केवल एक घटना से आप किसी को जज नहीं करते, लेकिन जसवंत सिंह वो व्यक्ति थे, इसीलिए शायद वो हनुमान भी अटल बिहारी वाजपेयी के कहे जाते हैं कि उन्होंने अपने जो लीडर हैं उनको बिल्कुल बचाए रखा, और सारे मामले को इतनी सफाई, जितना अच्छे तरीके से उस समय सुलझाया जा सकता था उन्होंने सुलझा लिया। तो दो लीडर्स की, मतलब एक ही घटना के बाद इमेज बड़ी अलग अलग है। आप क्या इसको इस तरीके से देख पाते हैं कभी? नहीं देखिए, ये तो बहुत बहुत नेचुरल है भाई। उस समय जो भी फैसला हुआ, मैंने अभी पहले भी कहा कि वो केवल जसवंत सिंह का फैसला नहीं रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर के बिना कंसेंट के ये नहीं रहा होगा। और अगर ये फैसला हुआ, अभी तक हम लोगों के सामने ऐसा कुछ नहीं आया कि उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री ने कोई डिसेंट नोट दिया या वो एग्री नहीं कर रहे थे। वो सरकार का फैसला सामूहिक फैसला होता है। तो वो जो भी फैसला हुआ सरकार का सामूहिक फैसला था, और प्राइम मिनिस्टर एट द हेल्म ऑफ अफेयर होता है, वो सबसे ऊपर होता है। तो जिस तरीके से रिफ्लेक्शंस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जाना चाहिए उस तरीके से नहीं गए, और जसवंत सिंह ने उसको सारा जो है शॉक एब्जॉर्बर की तरह सोख लिया। वो सारी सारी जो जो जिसको गरल है, जो जो उसकी विष है, वो सारा कुछ उन्हीं के ऊपर आया। तो ये शायद यही वजह था, वजह रही होगी कि वाजपेयी जी इतना ट्रस्ट, भाई वाजपेयी जी 2 4 8 लोगों पे जो एकदम से ट्रस्ट करते थे, उनके सरकार में जो लोग बहुत क्रुशियल होते थे, तो उसमें जसवंत सिंह जी एक थे। और इसी अपने इन्हीं गुणों की वजह से वो रहे होंगे ना कि भाई, अगर आपके सामने वास्तव में कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो अपने ऊपर सब कुछ ले आपका ढाल बन जाए, और आपने जैसा कहा कि वाजपेयी जी की इमेज अलग है और उनकी इमेज अलग है। और जहां तक अभी आपने बात किया कि मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि लाल बैग और ये वो, तो आप जसवंत सिंह से ही देख लीजिए। जसवंत सिंह जी ने अपनी एक किताब में पोखरण परीक्षण के पहले के परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह जी के ऑफिस में एक मोल था, एक जासूस था जिसने अमेरिका को सीक्रेट्स लीक किए। तो लेकिन बाद में वही जसवंत सिंह जी पत्र लिखते हैं मनमोहन सिंह जी को, और वो सारी चीजों से पीछे हट जाते हैं। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी नेता कहते हैं, सामने लाते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता। अगर किसी चीज का कोई आधार होता है तो उसका डॉक्यूमेंट सामने नहीं होता। और बहुत सारी चीजें सरकार के पास जो होती है वो बहुत क्लासिफाइड होती है, जो जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। और अगर ऐसी किसी सूचना तक हमारी आपकी एक्सेस हो जाए तो हम लोग तो क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव स्टोरी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और बड़े तो बन जाएंगे। तो इतना आसान नहीं होता है। और इस तरीके से उस समय जो भी सरकार ने जो कुछ भी किया, आप आज
भाई आज हम बैठ करके अपने परदादा के बारे में कुछ टिप्पणी करें कि उन्होंने अगर ये फैसला लिया होता तो हम ये हुए होते, तो ये नहीं हो सकता। आपको समय के हिसाब से ही चलना है। अब आज जो फैसले लिए जाएंगे, हो सकता है इनकी समीक्षा 10 साल बाद हो, लेकिन आज की परिस्थितियों में जो भी फैसला जो भी व्यक्ति लेगा, वो अभी की स्थितियों को देख करके लेगा ना, जी कि अभी बिल्कुल क्या बिल्कुल। क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे। अच्छा ठीक है, फैसले अगर आप लेते हैं तो फैसलों की दो ही गति होती है, या तो फैसला सही होता है या तो फैसला गलत होता है, तीसरी उसकी कोई गति नहीं होती, है ना। तो जी उस जी समय की सरकार ने जो भी फैसला लिया, उस समय के उनको लगा कि यही उचित फैसला है। अब आज हम बैठ करके भले कहें कि वो गलत फैसला था, ये सही फैसला था, ये किए होते तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, ये है। जी लेकिन कुल मिला जी करके बिल्कुल। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, पाकिस्तान के कोई दो लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो मसूद अजहर और अहमद जरगर और शेख उमर सईद, जिनको तीनों को छोड़ा गया था, इसी मुद्दे पे वो लोग चर्चा कर रहे थे। 1 साल पुराना पॉडकास्ट था, अभी वो फीड में आना शुरू हुआ है। तो वो लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इन लोगों को भारत ने छोड़ दिया, तो जिसका भी प्रेशर था, भारत ने इनको छोड़ा, पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए। क्योंकि ये पाकिस्तान जाके, मतलब इंडिया को तो इन्होंने तमाम टेंट मतलब मुश्किलें दी, चाहे संसद हमला हो, मुंबई हमला हो, बाकी दिक्कतें इनकी वजह से हुई, लेकिन पाकिस्तान तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया, बर्बाद हो गया, उसकी इमेज नहीं बची है जो तरक्की की राह पे बढ़ सकता था। जैसे भारत 25 साल के बाद अगर आप देखते हैं तो भारत एक सुपर पावर बनने के बारे में सोच रहा है। अगले 25 साल के बाद 2047 की बात जैसे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे नेता करते हैं कि हम सुपर पावर होंगे, महाशक्ति होंगे, आर्थिक भी, सामरिक तो हम ऑलरेडी हैं ही, क्योंकि वो कंधार वाली घटना के बाद वैसा कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के लिए भी इन तीनों का जाना कोई फायदेमंद नहीं है। इमेज की उनकी घंटी बज गई, उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई। तो एक देखिए तरीके से ऐसा है, भगवान जी को ये भी क्रेडिट देना चाहिए। ऐसा है ना ऐसा है ना बादशाह, अगर आप भांग का पौधा आपके आंगन में लगा है और उसको ले जाकर आप दूसरी जगह रोप देते हैं, या कोई उसको उखाड़ के ले जाता है, या किसी तरीके से दूसरी जगह जाकर रोपा जाएगा, और अगर वहां वो पुष्पित पल्लवित होता है, तो वो भांग का गुण थोड़ी खत्म हो जाएगा। उसका तो जो भी सेवन करेगा उसको नशा ही होगा, नुकसान ही जी करेगा। तो पाकिस्तान आतंकवादी अगर भारत के जेलों से छोड़ करके पाकिस्तान पहुंचेंगे, तो वहां वो आध्यात्मिक थोड़ी हो जाएंगे, कि उनके जी उनका उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और अपना। भाई कहा जाता है ना कि व्यक्ति की जो फितरत होती है, जो उसकी शख्सियत होती है, जो उसका मिजाज होता है, जो उसकी सोच होती है, वो बड़ा रेयर बदलती है, इतना आसान नहीं होता। आतंकवादी अगर वो भारत में आतंकवादी सोच वाला व्यक्ति है, तो पाकिस्तान में भी आतंकवादी सोच वाला व्यक्ति होगा। और अगर जी एक बार जी और जी और अगर उनको अच्छा ही होना होता, तो वो अच्छे आदमी यहाँ भी होते, वहां भी होते। तो पाकिस्तान को निश्चित रूप से अ, अच्छा ये बात भी है कि पाकिस्तान जो किया उसकी सजा और उसको तो मिलना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कि कंधार अपहरण कांड में हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का हाथ नहीं था, पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं था, उनकी एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी, ये नहीं कह सकते। बहुत जी। सारी अब तो वो चीजें खुद मान रहे हैं, अब तो वो खुद इन चीजों को मान रहे हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान पूरी दुनिया में वायरल है, जहां उन्होंने कारगिल में भी अपनी सेना की इन्वॉल्वमेंट मान ली है। पहली बार फोरम पे उन्होंने माना है, और वो सेनाध्यक्ष मान रहे हैं, आर्मी चीफ मान रहे हैं। तो पाकिस्तान ये सब अब खुद ही मान रहा है, अपने मुंह से मान रहा है, दुनिया के सामने मान रहा है, और अपना करेज दिखाने के लिए मान रहा है। देखिए, हम 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 भारत के लोग हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो पाकिस्तान के साथ भी यही है कि वो जैसा भी करेगा, जैसा भी किया, जितने भी इस तरह की गतिविधियों को उसने सपोर्ट किया, जिस तरह से वो चोरी छुपे चीजों को अंजाम दिया, वो चाहे कोई भी अलकायदा से जुड़ा मामला हो, आईएसआई से जुड़ा हुआ मामला हो, मुंबई हमला हो, तमाम चीजें हैं भारत से जुड़ी हुई। तो और आप सांप को पालोगे, तो ऐसा नहीं है कि वो हमको काटेगा आपको छोड़, जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं। जी तो पाकिस्तान
अपने पाले हुए अगर सांपों से डसा जाता है तो इस पे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए और यही मानना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जी, बिल्कुल भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही और हमारे देखने वालों को इतिहास में झाँकने का एक मौका मिला। जो लोग उस समय पैदा नहीं हुए थे 1999 में, उनके लिए तो ये कहानी बिल्कुल नहीं है। हमारे जैसे लोग जो उस समय थे, स्टूडेंट थे और विभूति भैया तो उस समय खुद बतौर रिपोर्टर सारी चीज़ों को देख रहे थे। बाद में भी जसवंत सिंह जी से बहुत संपर्क इनका रहा और उस समय जो फैसले लिए गए, उससे कम से कम 170 घर, वो जो यात्री वहाँ थे, उनकी ज़िंदगी में रोशनी बनी रही। इन आतंकवादियों को तो जैसा विभूति सर कह भी रहे हैं कि कभी भी इंडिया स्ट्राइक करके देख भी सकता है। तो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए गए। आपने जिस तरह से बताया पूरे मामले को डिटेल में, उस दौर से लेकर अभी तक की बात, बहुत-बहुत आभार, आपका शुक्रिया विभूति सर। और हम तो निवेदन करेंगे कि कैपिटल हेडलाइंस जहां लोग आपको दोबारा भी सुनना चाहेंगे, फिर आप किसी मुद्दे पर आएं और सभी लोगों को जानकारी दें, क्योंकि आपके पास तो जानकारियों का खजाना है। और आज की तारीख में खासतौर पर जब आप प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में बैठे हुए हैं